हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोन एज इन इंडिया की, यानी कि जो इंडिया में स्टोन एज यानी कि जो पाषाण युग चालू हुआ था, आरंभ हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसमें जो अलग अलग फेजेस आए, जैसे कि पैलियोलिथिक, जिसको हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ स्टोन एज है, सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज और न्योलिथिक एज। तो इस प्रकार से तीन ये जो युग हैं वो गिने जाते हैं मानव मतलब कि ह्यूमन की हिस्ट्री में। ठीक है, जिनकी हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, और इसमें ये भी जानेंगे कैसे कैसे मतलब कि ह्यूमन का इवोल्यूशन टाइम के साथ होता गया। ठीक है, उनके टूल्स वगैरह जो हथियार थे उनके यूज़ करने के उससे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका जो ह्यूमन हिस्ट्री का है उसका क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, जो भी स्टोन एजेस इन इंडिया है, मतलब कि जो भी स्टोन एज इंडिया में आए हैं, ठीक है, उनके जो सारे फेजेस हैं उनको जानेंगे, जो टूल्स हैं, कल्चर, साइट्स, लाइफ स्टाइल और सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो स्टोन एज में हम इन सब की बात करेंगे, कौन कौन से वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि जो आदि मानव थे वो, और कैसे कैसे उनके जो कल्चर है वो चेंजेस उनमें होता गया। ठीक है, कौन कौन से साइट्स उनकी थी रहने की, लाइफ स्टाइल कैसे हुआ करती थी और सिग्निफिकेंस यानी कि उनका महत्व क्या है हमारे लिए, तो सबको जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टोन एजेस इन इंडिया, इसका हम बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टोन एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड्स। जो स्टोन एज है इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं। ठीक है, तो इसमें जो टाइम पीरियड है, मतलब कि जो मेन पीरियड्स हैं वो 3 मतलब काउंट किए जाते हैं। कौन कौन से? पैलियोलिथिक, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो पुरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज, सेकंड नंबर पे मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल है। इसका दूसरा नाम है मिडिल स्टोन एज। थर्ड है इसका न्योलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। तो ये 3 फेजेस में जो ह्यूमन की हिस्ट्री है उसको बताया जाता है। ठीक है, इन 3 फेजेस में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक में। तो ये जो पीरियड्स हैं, जो ये 3 पीरियड्स हैं, तो इसमें हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस, जो आदि मानव थे, तो वो समय के साथ उनमें कैसे कैसे विकास होता गया। ठीक है, जो उन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया था, पत्थर के औजार। ठीक है, तो वहाँ से लेकर ये जो उनके मतलब कि बाद में जो इनको एक मतलब कि जो फार्मिंग लाइफ है यानी कि एग्रीकल्चर को उन्होंने बाद में अपना लिया था, एक सेटल्ड जीवन बिताने लग गए थे। तो उनके बीच उनमें कौन कौन से चेंजेस होते गए, सबके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि ओल्ड जो स्टोन एज है इंडिया में उसको 3 फेजेस में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक। तो इनको टूल्स के हिसाब से बांटा जाता है। टूल्स के हिसाब से क्यों? क्योंकि जो मेन वो था, मतलब कि विकास का एक जो माध्यम था इनका, तो वो सबसे पहले टूल्स ही था। ठीक है, उस समय तक मतलब कि इनमें मेटल्स या धातु कोई भी मतलब कि उसकी खोज नहीं की हुई थी। उन्हें सिर्फ एक ज्ञान था, तो मतलब कि पत्थर का। ठीक है, जैसे कि पैलियोलिथिक टूल्स अलग थे, फिर मेसोलिथिक टूल्स, न्योलिथिक टूल्स, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, विकास होता चला गया। जैसे जैसे मतलब कि टाइम आगे बढ़ता गया तो उनमें और भी ज़्यादा चेंजेस हुए। ठीक है, जो इनका दिमाग था वो और ज़्यादा मतलब कि खुल गया लास्ट में, बाद में। तो ये हुए। अब बात करते हैं इनके मतलब कि जो पैलियोलिथिक एज इन इंडिया, सबसे पहले फेज़ की बात करते हैं। जो सबसे पहला एज यानी कि युग है वो कौन सा है? पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है इसको मानते हैं हम 2.6 मिलियन से लेकर 10,000 BCE यानी कि 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है, किसका? पैलियोलिथिक एज। ठीक है, और इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। और ये मानव हिस्ट्री, जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ये माना जाता है ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, क्योंकि 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 BC तक बहुत इसमें बहुत लंबा एक पीरियड था। तो
तो इसमें इसी का मतलब कि यही आता है, यही पीरियड इसमें कवर होता है ओल्ड स्टोन एज का। ठीक है, और इसके फीचर जान लेते हैं कौन कौन से, मतलब कि इनमें जो आदि मानव थे उनके बारे में, उनके क्या क्या लक्षण या मतलब कि उनके कौन कौन से फीचर्स हुआ करते थे इस पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट है कि ह्यूमंस जो इंसान थे वो रहते थे हंटर गैदरर के रूप में, यानी कि पशुओं का शिकार करते थे और उसको मतलब कि इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। ठीक है, तब तक कोई भी एग्रीकल्चर या उनको मतलब कि पॉटरी का ज्ञान नहीं था, बर्तनों का कोई भी ज्ञान नहीं था बर्तन बनाने का। ठीक है, और न ही एग्रीकल्चर का, उन्हें बस शिकार करना आता था। ठीक है, शिकार करते थे और बहुत सारे बहुत मतलब कि लंबे समय तक उस शिकार पर वो जीवन अपना व्यतीत करते थे। कोई भी एग्रीकल्चर या फिर बर्तन बनाने की उनकी कोई भी वो नहीं थी। ठीक है, इनका ज्ञान नहीं हुआ करता था, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और पॉटरी। फिर टूल्स मेड ऑफ क्रूड स्टोन, जो उनके टूल्स यानी कि जो औजार थे, क्योंकि उन्हें पहले तो मेटल का ज्ञान था नहीं। ठीक है, धातु का कोई भी उन्हें ज्ञान नहीं होता था, तो वो जो औजार थे तो उसके लिए किसका उपयोग करते थे, वो स्टोन यानी कि पत्थरों का। ठीक है, पत्थरों का वो उपयोग करते थे शिकार करने के लिए या फिर मांस को तोड़ने काटने के लिए। ठीक है, और जो पत्थर थे तो इसमें मुख्य रूप से ये क्वार्ट्जाइट पत्थर का उपयोग करते थे। क्वार्ट्जाइट मतलब जो बलुआ पत्थर होते हैं, कठोर बलुआ पत्थर, तो उनका उपयोग करते थे। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो आदि मानव रहते थे तो वो मुख्य रूप से कहाँ पर रहते थे, जो रिवर्स हैं, नदियाँ, ठीक है, पानी के लिए नदियों के पास और फॉरेस्ट के पास ये रहा करते थे। ठीक है, फॉरेस्ट से भी इनको कुछ ना कुछ मतलब कि वहाँ से कंदमूल फल या कुछ मतलब कि मिल जाते थे, जीवन जीने का एक अच्छा ये हुआ करता था। अब उस टाइम तक ये हुआ कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। ठीक है, जो उससे पहले जो आइस एज पूरे ग्लोबल लेवल पर जो छाई हुई थी, आई हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। ठीक है, उस समय तक यानी कि पैलियोलिथिक एज तक। ठीक है, मतलब कि जो तापमान था वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और इनके आदि मानवों के कोई भी परमानेंट हाउसेस इसमें नहीं हुआ करते थे। ठीक है, वो कहाँ पर रहते थे, केव्स और रॉक शेल्टर बनाकर रहते थे, मतलब बनाकर नहीं मतलब उनमें रहते थे। ठीक है, जैसे गुफाएं हो गई या फिर कोई चट्टानों के बीच या कोई जैसे रॉक शेल्टर्स हो गए, तो उनमें ये रहा करते थे। तो यही उनके घर हुआ करते थे इसमें पैलियोलिथिक एज में। धीरे धीरे उनमें और भी विकास होता गया जैसे जैसे टाइम बीतता गया। पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो पैलियोलिथिक एज है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो पैलियोलिथिक एज का समय है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय था। ठीक है, 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 BC तक, तो उसको ही हम मतलब कि 3 और फेजेस में उसको सब डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैलियोलिथिक एज का जो फर्स्ट पीरियड था उसको कहा जाता है लोअर पैलियोलिथिक, यानी कि 26 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख BC यानी कि 1 लाख ईसा पूर्व तक ये समय था इसका। ठीक है, और इसमें क्या था, इसके लक्षण या इसकी विशेषताएं क्या थी, जो ह्यूमंस थे वो टूल्स का मतलब कि इसमें यूज़ किया करते थे, जो स्टोन टूल्स थे। ठीक है, उनका इसमें इस्तेमाल करते थे। और इसमें कौन कौन से मतलब कि जो एक्यूलियन स्टोन टूल्स थे उनका इसमें इस्तेमाल हुआ करता था। एक्यूलियन मतलब जैसे हैंड एक्सेस, यानी कि हाथ से मतलब कि जो कुल्हाड़ी, मतलब कि जो हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी होती है। ठीक है, मतलब पीछे से लकड़ी का जो होता है और आगे से मतलब कि ये हत्था लकड़ी का और आगे से पत्थर का एक एक्स मतलब कि कुल्हाड़ी बनाई होती थी। ठीक है, तो इसका ये यूज़ करते थे हैंड एक्सेस। उसके बाद क्लीवर्स, यानी कि जो काटने वाले जो बड़े बड़े इनके पत्थर के एक तरह से चाकू बनाए होते थे। ठीक है, चॉपर्स, काटने वाले मांस काटने वाले चॉपर्स ये बनाते थे। ठीक है, जो कि बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाते थे। बड़े बड़े पत्थरों का इसमें यूज़ किया जाता था। जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके जो किनारे होते थे, ठीक है, उसको शार्प करके। तो ये था। ह्यूमंस कौन कौन से थे इसमें, होमो इरेक्टस और जो होमोसेपियंस हैं, पहले के होमोसेपियंस। ठीक है, मतलब कि जो होमोसेपियंस और जो होमो इरेक्टस थे
ये दोनों प्रजातियों के जो आदि मानव थे वो उस समय तक विद्यमान थे उस समय पर, ठीक है। लेकिन बाद में ये होमो सेपियंस ही अस्तित्व में रहे, ठीक है। तो ये अब लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं, इनका जीवन कैसा हुआ करता था। तो ये जो होते थे ये आदि मानव उस समय के, तो ये बहुत बड़े बड़े जो पशु होते थे उनको ये मारते थे, उनका हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, ठीक है। जैसे कि हाथी, इस तरह के पशु जो बड़े बड़े होते थे। फायर का ये उपयोग करते थे। लेट लोअर पैलियोलिथिक, जो लेट मतलब कि लोअर पैलियोलिथिक का जो मतलब कि बाद का फेज था, ठीक है। तो उसमें ये आग का भी इसमें मतलब कि इस्तेमाल किया जाने लगा उनके द्वारा, आदि मानव के द्वारा, ठीक। इसके बाद सेमी नोमैडिक लाइफ, जो ये आदि मानव थे ये सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे, यानी कि ज़्यादा मतलब कि घुमंतु वाला जीवन भी नहीं और कम भी नहीं, ठीक है। उसके बीच का जीवन, घूमते भी थे इधर उधर उसकी तलाश में, मतलब खाने पीने की तलाश में, और गुफाओं में भी रहते थे, तो उसी को कहा जाता है सेमी नोमैडिक लाइफ। तो ये, और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कहाँ कहाँ पर मिली हैं ये इंपॉर्टेंट साइट्स, मतलब जो मतलब कि इस पीरियड से बिलोंग करती हैं, जो साइट्स जो कि अभी इंडिया में मौजूद है, ठीक है। तो तमिलनाडु में अतिरामपक्कम इस तरह की एक साइट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से जो पुराने टूल्स हैं जो कि आदि मानव के द्वारा कभी यूज़ किए गए थे, तो उनका इसमें ये मिले वहाँ पर, ठीक है। इनको इन टूल्स को वहाँ पर डिस्कवर किया गया, ठीक है। और ये कब के बताए जाते हैं, 17 लाख यानी कि 1.7 मिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पुराने के ये औजार यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो ये एक पैलियोलिथिक साइट है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके बाद भीमबेटका, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, भीमबेटका, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुराने समय में जो आदि मानव थे, ठीक है, 1 लाख साल पहले, तो वो यहाँ पर निवास करते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है बोरी महाराष्ट्र में एक पैलियोलिथिक साइट है। उसके बाद पुणे में कई साइट है। उसके बाद नर्मदा वैली, जो नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी की जो घाटी है, वहाँ पर भी बहुत सारे जो पैलियोलिथिक वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की, मिडिल पैलियोलिथिक एज की। तो ये कब से कब तक का समय है, 1 लाख BCE से लेकर 40,000 BCE तक का, ठीक है। 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, यानी कि इसके विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें ये हुआ कि धीरे धीरे वैसे मतलब कि जैसे जैसे मतलब कि टाइम बढ़ रहा था, तो वैसे वैसे इनका दिमाग, जो ये होमोसेपियंस थे, इनका दिमाग भी धीरे धीरे खुल रहा था, ठीक है। तो इनको बाद में मतलब कि पहले वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, उसके जो किनारे होते थे वो उतने शार्प नहीं हुआ करते थे। लेकिन बाद में जो पीरियड आया उसमें इन्होंने इनको तराशना शुरू किया, ठीक है। ये टूल्स जो है इनको तराशना शुरू किया, और ये जो टूल्स थे वो एकदम फ्लैट मतलब कि इनके किनारे बहुत ही ज़्यादा पतले हुआ करते थे, ताकि इनको कुछ भी जैसे मांस को काटने में आसानी हो, ठीक है, मांस हड्डी को काटने में आसानी हो। तो इस प्रकार से ये टूल्स भी बनाते गए, अपने औजार जो स्टोन के ये यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें स्क्रैपर्स यानी कि जो वो होते हैं खुरचने वाले, जो इन्होंने मतलब कि अपने यूज़ किए वो औजार, ठीक है। बोरर्स हो गए, पॉइंटर्स हो गए, मतलब कि इस तरीके से जो पत्थर के औजार थे, जैसे कि बोरर्स क्या हो गए, जो किसी में मतलब कि छेद करने वाले जो औजार होते हैं उनको बोरर्स, ठीक है। और पॉइंट्स मतलब कि जो नुकीले पत्थर होते हैं, तो उनका भी इसमें इस्तेमाल किया गया मिडिल पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। तो ये, और इसमें लेवल लोइस टेक्निक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया, ठीक है, पत्थरों को मतलब कि और भी ज़्यादा शार्प करने के लिए, तीखा करने के लिए, तेज बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जो आदि मानव थे वो कौन से थे, ह्यूमंस कौन कौन से थे इसमें थे होमोसेपियंस, ठीक है, क्योंकि इनका धीरे धीरे विकास हो गया था, तो मतलब कि जो पहले के जो होमो इरेक्टस थे तो वो धीरे धीरे गायब होते गए, ठीक है। तो ये बचे लास्ट में कौन, होमोसेपियंस, हमारी वाली प्रजाति। अब
इसके बाद इनकी लाइफ स्टाइल की बात करें तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए थे। जो आदि मानव थे ये कुछ मतलब कि छोटे छोटे कुछ 5-7 लोगों का इनका समूह होता था, जो कि इधर उधर मतलब कि खोजबीन किया करता था शिकार की। ठीक है, जो भी इनको इकट्ठा करना होता था, कंदमूल, फल या शिकार वगैरह कुछ भी। तो इसमें ये छोटे छोटे समूह में ये बट गए थे और काफ़ी ज़्यादा इधर उधर मतलब कि जाते थे शिकार की तलाश में, या फिर जो भी है अपने खाने की तलाश में। तो ये और जो इनकी हंटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इनमें सुधार आ गया। ठीक है, बाद में क्योंकि इनका जो दिमाग है वो और ज़्यादा विकसित हो गया, तो बाद में इनके जो हंटिंग स्ट्रेटजीज, जो हंट करने यानी कि शिकार करने की जो रणनीति थी, तो उसमें भी इनका सुधार हुआ। ठीक है, और जो फायर का यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा इनमें कॉमन हो गया इस एज में। ठीक है, ये फायर का यूज़ इनमें मतलब कि बाद के सालों में और ज़्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, क्योंकि आग का विकास उस समय तक हो चुका था। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं? नर्मदा और सोन वैली, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इंडिया में, जो कि कब की हैं? मिडिल पैलियोलिथिक। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल के। ठीक है, तो ये अब देखते हैं अपर पैलियोलिथिक एज को। इसका टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक का है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो जो ये टूल्स थे इसमें, यानी कि जो हथियार थे इसमें, तो वो लंबे सिलेंडर यानी कि बेलन टाइप के, बेलन आकार में, और शार्प एकदम तीखे हो गए थे, तेज हो गए थे इसमें औजार। ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग का धीरे धीरे मतलब विकास भी हो रहा था, तो वो हथियार भी ऐसे बना रहे थे जो कि मतलब कि इनको काम करने में आसानी हो। ठीक है, जो भी इनको शिकार करना हो या फिर कोई मांस वगैरह कुछ काटना हो, हड्डी वगैरह कुछ तोड़नी हो, तो उसके लिए मतलब कि जो इनको हथियार होते हैं वो बिल्कुल सटीक मिल पाए। ठीक है, तो इसके लिए ये अच्छे से मतलब कि हथियारों को पहना भी कर रहे थे। ब्लेड्स वाले हथियार मिल गए, यानी कि बिल्कुल पहने, जो पहने होते हैं जैसे चाकू की तरह, तो वैसे। ठीक है, ब्यूरिन्स यानी कि जो नक्काशी करने वाले, जो तराशने वाले जो हथियार होते हैं। ठीक है, पतले पतले से, वैसे इनका उपयोग मतलब कि इनको आ गया। ठीक है, इनका उपयोग वो करने लगे, नक्काशी करने वाले हथियार। फिर बोन टूल्स, जो हड्डी से बने हुए जो टूल्स यानी कि औजार होते हैं, हड्डी से बने हुए। ठीक है, पशुओं की हड्डी से बने हुए, तो इसका भी इसमें काफ़ी प्रचलन हो गया। ठीक है, लेकिन ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेयर है ये हड्डी वाले टूल्स। बाहर के जो वर्ल्ड में है पूरे, जैसे अफ्रीका, यूरोप, वहाँ पर इसका प्रचलन मतलब काफ़ी ज़्यादा था बोन टूल्स का, लेकिन इंडिया में थोड़ा कम था। ठीक है, इस तरह के बोन्स के हथियार, हड्डियों के हथियार। अब जो ये अपर पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि रॉक पेंटिंग्स यानी कि जो चट्टानों पे बनाए जाने वाले, जो पत्थरों पे बनाए जाने वाले जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, तो इसमें आर्ट का भी इसमें यूज़ होने लगा। ठीक है, जो आदि मानव थे वो पेंटिंग्स भी बनाने लगे। ठीक है, दीवारों पर, जैसे आपने भीमबेटका की जो रॉक्स हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स आपने देखी होंगी। ठीक है, किसी मतलब की तस्वीर में। तो इस तरीके से मतलब कि जो आदि मानव थे, इनको मतलब कि पेंटिंग का भी एक वो आ गया था। ठीक है, नॉलेज हो गया था। ठीक है, पेंटिंग्स का, नक्काशी करने का। तो इस प्रकार से बहुत सारे इनके जो इवोल्यूशन के हिसाब से, यानी कि इनके विकास होते होते मतलब कि इनका और भी ज़्यादा वो होता गया। ठीक है, इसकी इनकी जो स्किल है वो और भी ज़्यादा बढ़ती गई बढ़ते टाइम के हिसाब से। अब इनकी लाइफ स्टाइल यानी कि जो इनकी जीवनचर्या होती थी, तो इसकी बात करें तो जो ये यहाँ पर जो ह्यूमंस होते थे वो पूरे तरीके से होमोसेपियंस, यानी कि इनका पूरा मस्तिष्क का इनका विकास हो गया था, और ये फुल्ली जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं, ठीक है, तो वो बन गए थे यहाँ पर। ठीक है, जो बाद का पीरियड था, इनके जो कैंप्स यानी कि जो घर होते थे वो सीजनल होते थे, यानी कि अभी भी ये अस्थायी घरों में निवास नहीं करते थे। इस तरीके से मतलब कि इनके घर होते थे। ठीक है, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी एक स्थान से लेकर कभी दूसरे स्थान, तो इस प्रकार से ये घर बदला करते थे।
उस समय तक भी, लेकिन बाद में ये अस्थाई हो गए बाद के पीरियड में। ठीक है, वो अभी हम आगे जानेंगे। और इसमें जो कल्चर है, इनका कल्चर और जो सिंबोलिज्म है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार हुआ। ठीक है, इनका कल्चर जो संस्कृति है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनका विकास हुआ। इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें, ठीक है, जो अपर पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो इसमें भीमबेटका जो कि एमपी स्टेट में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो ये भारत में सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है। ठीक है, जो चट्टानों पर बनाई गई जो पेंटिंग्स हैं, तो इसमें मतलब कि सबसे पुरानी ये मानी जाती है भीमबेटका की जो ये पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आदिमानव ने मतलब कि खाली समय में पेंटिंग्स भी बनाई भीमबेटका में, जो यहाँ पर केव्स हैं। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव्स का नाम आपने कई बार सुना होगा, कुरनूल केव्स, कुरनूल की गुफाएं, तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भी वो भी इसकी साइट मानी जाती है। ठीक है, बाघौर केव फिर एमपी में, ये भी इसकी साइट है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण स्थान है इससे लेकर, इससे रिलेटेड। ठीक है, पूरा पाषाण काल को लेकर। तो ये अब दोस्तों बात करते हैं मीसोलिथिक एज इन इंडिया, यानी कि जो मध्य पाषाण युग है इंडिया में, उसकी बात करते हैं। तो ये 10,000 से लेकर 6,000 बीसी तक ये जो काल था वो चला। ठीक है, 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी, यानी कि कुल कितने हो रहे हैं इसमें 4,000 साल तक ये जो मीसोलिथिक एज है, ठीक है, वो चला। हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है मध्य पाषाण युग। ठीक है, तो ये मिडिल स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गर्म हो गई थी। ठीक है, आइस एज के बाद जो आइस एज था वो निपटने के बाद इसमें जो जलवायु थी वो गर्म हो गई थी। ठीक है, और जो टूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें छोटे हो गए थे और शार्प हो गए थे, क्योंकि जैसे कि हमने बोला ना, जैसे कि मतलब कि ह्यूमन का मतलब कि दिमाग का विकास होते होते मतलब कि जो इनके टूल्स हथियार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प और स्मॉल मतलब कि छोटे होते चले गए। ठीक है, जिनको कहा गया माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ मतलब माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, और लिथ का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, सूक्ष्म पत्थर, छोटे पत्थर, तो इनको माइक्रोलिथ कहा गया। जो इसमें मीसोलिथिक एज में जो पत्थरों का उपयोग किया गया, ठीक है, उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें किस तरह के पत्थर थे? टिनी ब्लेड्स, यानी कि छोटे छोटे जो ब्लेड के आकार में जो छोटे छोटे पत्थर थे, इनका इनमें मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में ये यूज़ किए जाने लगे। फिर एरोहेड, यानी कि जो हमारी जो तीर होती है, ठीक है, तो उसके आगे का जो सिरा होता है, ठीक है, एरोहेड, तो उसको इसमें बनाया गया, उसका यूज़ होने लगा। और जो स्पेयर पॉइंट्स होते हैं, जो भाले के अगले सिरे होते हैं, आगे के सिरे, ठीक है, जो नुकीले होते हैं एकदम पेन है, ठीक है, तो वो भी इसमें बनाए गए। ठीक है, वो होते थे या तो हड्डी से बने हुए या तो फिर ये पत्थर से बने हुए। ठीक है, भाले या फिर तीर के आगे के जो हिस्से होते हैं, पेने एकदम नुकीले। इसमें जो ये मीसोलिथिक एज है इंडिया में, इसमें फिशिंग यानी कि आदि मानव ने मछलियों को पकड़ना शुरू किया, उसकी शुरुआत हुई मछलियों को पकड़ने की, और एनिमल्स को पालतू बनाने की भी इसमें शुरुआत हुई। ठीक है, इसी एज में मीसोलिथिक एज, ठीक है, मध्य पाषाण युग में। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पर मतलब कि जो झोपड़ियाँ होती थी इनकी, जो इनका निवास स्थान होता था, वो भी एकदम से मतलब कि एकदम से परमानेंट तो नहीं, पर मतलब कि कुछ जगह ये परमानेंट मतलब कि अस्थायी निवास में रहने लग गए थे। ठीक है, जबकि इससे पहले के एज में ऐसा नहीं था। पैलियोलिथिक एज में ये अस्थायी रूप से कहीं भी एक स्थान पर नहीं रहा करते थे, लेकिन इसमें ये धीरे धीरे शुरू होने लग गया था मीसोलिथिक एज में। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इस तरह के इन्होंने टूल्स को इस्तेमाल किया अपने उसमें। ठीक है, जिनको कहा गया माइक्रोलिथ। ठीक है, तो माइक्रोलिथ का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये अब इनके लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, इनका जीवन निर्वाह कैसे हुआ करता था। तो जो ये हंटिंग गैदरिंग, यानी कि जो इनकी शिकार करने और उसको इकट्ठा करके
मतलब कि अपना जीवन निर्वाह करने की जो वो थी आदत थी, वो तो रही, वो तो कंटिन्यू चलती रही। ठीक है, वही था मतलब कि शिकार को मतलब कि मारना और उसको उस पर जीवन निर्वाह करना, वो रहा, पर मतलब कि उसमें काफ़ी इन्होंने सुधार भी किया। ठीक है, उस प्रैक्टिस में तो ये था। और यहाँ पर बहुत सारे जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस होती थी वो भी यहाँ पर दिखाई देने लगी, यानी कि कोई जब मर जाता था तो उसे वो दफना देते थे, जबकि पहले इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, दफनाने वाला इससे पहले कोई भी वो नहीं होता था, प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन बाद के जो मीजोलिथिक एज आया, मध्य पाषाण युग, इसमें इंसानों ने अपने जो सगे संबंधी जो मर जाते थे उनको भी मतलब कि दफनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की ये भी देखने को मिले हमें। रॉक आर्ट कंटिन्यूज एंड इंक्रीजेस, जो पत्थरों पर बनाई जाने वाली जो आर्ट है, ठीक है, रॉक आर्ट, तो वो भी कंटिन्यू होती रही, मतलब कि चलती रही, और इसमें और भी ज़्यादा इसमें सुधार आता चला गया। ठीक है, धीरे धीरे आप ये भी देखोगे कि जो पेंटिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी वो बनाने लगी। ठीक है, क्योंकि उनका विकास धीरे धीरे होता गया। इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो राजस्थान में बैगोर एक साइट है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट एक मेसोलिथिक सेटलमेंट की साइट है। यहाँ पर बहुत सारे जो सेटलमेंट्स यानी कि जो घर हैं मेसोलिथिक एज के जो आदि मानव थे तो उनके, तो यहाँ पर मिले बैगोर राजस्थान में। ठीक है, भीमबेटका तो आप पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पैलेयोलिथिक टाइम के तो जो सेटलमेंट्स हैं वो तो मिले ही, मेसोलिथिक एरा के भी इसमें सेटिंग वो मिले। ठीक है, सेटलमेंट्स और पेंटिंग्स, ठीक है, जो इनके द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग्स हैं वो है मेसोलिथिक एज की। ठीक, इसके बाद आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और ये लंगनाच जो कि गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर जो मरे हुए जो ह्यूमंस मतलब कि आदि मानव होते थे उनको यहाँ पर दफनाया गया था। ठीक है, तो उनके अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं गुजरात में। तो ये है। अब दोस्तों न्यूलिथिक एज इन इंडिया, इसकी बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल, भारत में नवपाषाण काल, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 6000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक था, यानी कि पूरे 4000 साल का पीरियड, टाइम पीरियड का। ठीक है, और इसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। न्यू स्टोन एज मतलब नवपाषाण काल हिंदी में। ठीक, और यहाँ पर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बहुत बड़े बड़े इसमें परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, न्यूलिथिक एज में विशेषताओं की बात करें तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं प्रमुख हैं। तो ह्यूमंस जो थे इन्होंने इसमें फार्मिंग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का एक इनमें इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, वो फार्मिंग उनको पता चला कि फार्मिंग मतलब कि एग्रीकल्चर से भी हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। जबकि पहले के एज में यानी कि जो पैलियोलिथिक एज है और उसके बाद का जो मेसोलिथिक एज है तो उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, जो फार्मिंग एग्रीकल्चर है वो इसी एज से शुरू हुआ, न्यूलिथिक एज से, नवपाषाण काल से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने व्हीट यानी कि गेहूँ, बार्ले यानी कि जो राइस, ठीक है, राइस का मतलब कि जो चावल होता है, उसका बाद में इन्होंने वो इनकी खेती करनी शुरू की। ठीक है, गेहूँ, जौ और राइस यानी कि चावल की। ठीक है, तो इन सब फसलों की इन्होंने खेती करनी शुरू की। जो इसमें ये हुआ कि जो इसमें ये भी हुआ कि जो एनिमल्स हैं यानी कि पशु हैं तो उनको भी पालतू बनाना उन्होंने शुरू किया, जैसे कि शिप, भेड़, बकरी और जो कैटल्स यानी कि जो गाय भैंस हैं। ठीक है, तो इनको इन्होंने डोमेस्टिकेट मतलब कि इनको पालतू बनाना शुरू किया। उनको पता चला कि इनसे भी हमें मतलब कि बहुत सारा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उनको ये समझ आ गई थी बाद के पीरियड तक, न्यूलिथिक एज तक। ठीक है, तो इन्होंने इनको पालतू बनाना भी शुरू किया, और इनको उस टाइम तक ये भी समझ में आ चुका था कि मतलब कि उनका जीवन जो निर्वाह करने की जो शैली है वो मतलब कि एक ही जगह पर रहकर भी वो कर सकते हैं, यानी कि इधर उधर जो भटकने की उनमें आदत थी वो धीरे धीरे शांत हो गई। ठीक है, वो एक ही जगह पर अपना जीवन निर्वाह करने लगे, अस्थायी बस्तियां बनाकर। ठीक, और जो टूल्स थे इसमें वो और भी ज़्यादा स्मूथ, ठीक है, स्मूथ और चमकदार यानी कि पॉलिश्ड एकदम बनते हुए देखे गए। ठीक है, स्मूथ और पॉलिश्ड, स्मूथ और चमकदार, इस तरह के टूल्स यहाँ पर बन गए।
ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मानव का विकास ही हो रहा था और जो इनके टूल्स थे उनमें भी लगातार सुधार हो रहा था। ठीक है, जैसे पहले इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ शुरू किया, मतलब कि पैलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज में इन्होंने मतलब कि छोटे छोटे, मतलब कि उसके कंपैरिजन में, पैलियोलिथिक एज के टूल्स के कंपैरिजन में छोटे पत्थरों का यूज़ करना शुरू किया। और जो न्यूलिथिक एज है तो इसमें और ज़्यादा मतलब कि छोटे छोटे पत्थरों और जो मतलब कि बिल्कुल स्किल से बनाए गए जो पत्थर थे, ठीक है, उनका कैसे कैसे यूज़ करना है आसान ढंग से, तो उनका भी इसमें इस्तेमाल किया गया। तो ये ठीक है, जो कि उनके मस्तिष्क के विकास को दर्शाता है। ये इसमें पॉलिश्ड एक्सिस, यानी कि जो कुल्हाड़ियाँ होती थी वो एकदम से पॉलिश यानी कि चमकदार होती थी। ठीक है, चमकदार या पैनी होती थी, बिल्कुल शार्प होती थी। ठीक है, तेज होती थी एकदम। मोर्टार्स और जो पेस्टल्स हैं तो इनका भी इसमें यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के हथियारों का इसमें यूज़ किया जाता था। और इसमें क्या हुआ कि बहुत जो पॉटरी यानी कि जो बर्तन है, बर्तनों का भी इसमें प्रचलन शुरू हो गया। जो आदि मानव थे इन्होंने बर्तनों का भी इसमें निर्माण शुरू किया, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसका भी इसमें नॉलेज हो गया था उनको, पॉटरी यानी कि बर्तन बनाने का। तो उन्होंने बाद में इस एज में बर्तन भी बनाए जो मेनली मुख्य रूप से मिट्टी के होते थे। लाइफ स्टाइल की बात करें तो इसमें इन्होंने परमानेंट विलेजेस अपने बनाने शुरू कर दिए थे, परमानेंट गांव। ठीक है, अस्थाई जो गांव होते हैं, ग्राम, तो उनको इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था और एक ही जगह पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो इनके हाउसेस होते थे, घर होते थे, वो या तो गोलाकार या फिर रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार होते थे। ठीक है, जो कि बने होते थे किससे, मिट्टी या कीचड़ वगैरह से। ठीक है, इनके घर बने होते थे मिट्टी से ही। और इन्होंने उसके बाद जो इनके पास मतलब कि एग्रीकल्चर करके जो ग्रेन्स यानी कि जो अनाज इकट्ठा होता था, ठीक है, जो भी अनाज इकट्ठा होता था उसको ये इनके लिए मतलब कि स्टोरेज की भी इन्होंने व्यवस्था कर ली थी, एक गोदाम टाइप की। ठीक है, तो ये इनको स्टोरेज भी करके रखने लगे अपने बचे हुए सामान को। ठीक है, जो ये था अनाज था उसको बचाने भी लगे। अब इसमें लास्ट जो ये एज है, ये लास्ट वन, तो इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक संगठन होते हैं तो इसमें भी इनकी शुरुआत होते हैं। लोग जो हैं वो मतलब कि समाज में रहने लगे। ठीक है, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन होते हैं उनकी शुरुआत इसमें होने लगी। ठीक है, मिलजुल कर काम करने लगी। इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें, न्यूलिथिक एज के इम्पोर्टेंट साइट्स की, जो नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थान है, तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है तो इसमें मेहरगढ़ एक स्थान है। ठीक है, जो कि न्यूलिथिक साइट से मतलब एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें जो आदि मानव के जो बहुत ही पहले के जो विलेजेस यानी कि गांव होते थे, ठीक है, तो इनका इसमें मतलब कि खोज की गई इस जगह पर। ठीक है, मेहरगढ़ में जो पुराने यहाँ पर गांव मिले आदि मानवों के। ठीक है, जो कि कब के हैं, 7000 BCE के। ठीक है, 7000 BCE के गांव ये। ठीक है, और ये यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, जो गेहूँ और जौ है। ठीक है, गेहूँ और जौ ये दो फसलें, इनका भी यहाँ पर मतलब कि साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर उगाए गए आदि मानव के द्वारा। ठीक है, बुर्जहोम इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद है। यहाँ पर मिली हमें पिट ड्वेलिंग्स, यानी कि जो यहाँ पर आदि मानव रहते थे तो वो गड्ढों में रहते थे। गड्ढों में मतलब कि जो उनके घर होते थे वो जमीन के नीचे होते थे, गड्ढे बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही एक खास बात इसमें बताई जाती है। ठीक है, एक विशेष यहाँ पर विशेषता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बुर्जहोम में यहाँ पर बहुत सारे हड्डियों के टूल्स भी यहाँ पर देखने को मिले, हड्डियों से बने हुए औजार। और जो यहाँ पर जो लोग दफन भी यहाँ पर किए जाते हैं, मतलब कि किए जाते थे। जो सिमेट्रीज हैं यानी कि कब्रिस्तान होते थे, ब्यूरियल्स यानी कि दफनाने वाले, तो वो भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, जहाँ पर जो इनके रिलेटिव्स या कोई मतलब कि जहाँ वो होते थे
ठीक है, तो वो यहीं पर दफनाए जाते थे। ठीक है, तो कब्रिस्तान भी यहाँ पर मिले, जहाँ पर लोगों के कंकाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो स्टोन टूल्स हैं, ठीक है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ये तराश कर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्किल देखने को मिलेगी इन टूल्स को बनाने में। ठीक है, तो ये है। एक ये भी जगह है बिहार में, चिरान नाम की एक जगह है, जहाँ पर जो ये जगह है ये न्यूलिथिक एज की बताई जाती है। ठीक है, नवपाषाण काल के समय की ये एक साइट है। ठीक है, जो कि बिहार में, और यहाँ पर मिले हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस, यानी कि यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल की खेती के साक्ष्य। ठीक है, चावल के दाने वगैरह कि यहाँ पर कभी आदि मानव खेती किया करते थे। ब्रह्मगिरी कर्नाटका, ये भी एक महत्वपूर्ण जो एक साइट है, यहाँ पर मिले हैं जो एश माउंट्स, यानी कि जो राख के टीले होते हैं। ठीक है, राख से बने हुए जो टीले होते हैं। ठीक है, उस समय के, इस समय के, यानी कि जो नवपाषाण काल युग है। ठीक है, उस समय के राख के माउंट यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, एश माउंट्स। एनिमल डोमेस्टिकेशन, यहाँ पर भी साक्ष्य मिलते हैं कि मतलब कि यहाँ पर भी जो एनिमल्स थे, ठीक है, पशुओं को यहाँ पर पाला जाने का मतलब कि साक्ष्य मिला इसमें। पांचवा इसमें कोल्डिल्वा और महगारा, जो कि यूपी में है। ठीक है, ये भी एक साइट है, मतलब कि दो साइट है, कोल्डिल्वा और महागारा, जो कि यूपी में है। और यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं बहुत ही पुराने, जो मतलब कि पुराने समय में जो आदिमानवों के द्वारा जो राइस की कल्टीवेशन की गई थी, चावलों की जो खेती की गई थी इंडिया में। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, जो कि कब के हैं, 6000 BC, यानी कि 6000 ईसा पूर्व तक के। ठीक है, यहाँ पर चावलों के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर जो आदिमानव थे उन्होंने यहाँ पर खेती की होगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।